स्वामी विवेकानंद जी। अब उनके चरित्र में ऐसी उन्होंने क्या विशेषताएं थी कि आज पूरी दुनिया, हम सब उनका नाम लेते हैं। कहते हैं कि क्या वो गुण होने चाहिए युवा के, वो गुण उनके अंदर सारे विद्यमान हैं। क्या गुण होने चाहिए युवा के? शौर्य, साहस। युवा क्या करता है? डरता नहीं है, नहीं डरता ना। युवा को क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है? आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास, शौर्य, साहस, निडरता, इन सब के गुणों पे वो क्या करता है? लीड करता है। किसको लीड करता है? सोसाइटी को। पहले किसको लीड करता है? अपने परिवार को। क्यों? सब युवा पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि युवा को खुद पे भरोसा होता है। यहाँ पे लिखा है ना, स्वयं पर विश्वास न होना नास्तिकता है। तो युवा ऐसी शक्ति होती है जिसे खुद पर प्रबल विश्वास होता है। उसके मन में ऐसी तीव्र वेदना होती है कि मैं चाहूं तो सब परिवर्तन कर सकता हूं। कैसा परिवर्तन? अच्छा परिवर्तन। अब विवेकानंद जी की इसी अवधारणा को आगे बढ़ाना था। विवेकानंद जी तो अपना काम करके जा चुके थे। अब उसके बाद 2006 में अपने राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको आप सब जानते हैं, आज बच्चे बच्चे के मुंह पे उनका नाम है, तो उन्होंने और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर हैं श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी, दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम की नींव रखी, दिया संगठन की। तो उस दिया के संगठन में, उनकी नींव में उनका ये मानना था कि युवा का चारित्रिक विकास हो, उसकी मानसिक बुद्धि इतनी बढ़े कि वो खुद तो पैरों पर खड़ा हो जाए और समाज को भी पैरों पर खड़ा कर दे। कैसे? जैसे उसकी जो मेंटेलिटी है, जो उसके अंदर की पॉजिटिवनेस है, वो अपने चारों तरफ फैलाए। ठीक है। अब उसके क्या स्टेप्स है? अब युवा को क्या करना चाहिए, युवा हो कैसा? तो उसके पॉइंट्स हैं कि युवा शिक्षित हो। शिक्षित युवा होगा तो विकसित राष्ट्र होगा। अब शिक्षित सुन के माइंड में क्या आता है? भाई शिक्षित क्या होता है? अपन सब सोचते हैं शिक्षित कौन है? जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। मानते हैं ना कि भाई कौन है शिक्षित? अभी अपन से पूछेंगे तो बोलेंगे कि भाई जिले के कलेक्टर है वो सबसे ज्यादा शिक्षित है ना, या तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो सबसे ज्यादा शिक्षित है, कोई बहुत बड़े इंजीनियर है। अपन सब मानते हैं कि वो शिक्षित। शिक्षा तो उनके पास है, लेकिन उनके पास विद्या है कि नहीं? विद्या क्या? नैतिक शिक्षा। शिक्षा के साथ क्या भाव आना चाहिए? जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए कि जैसे अब शिक्षित है हम, एक शिक्षित आदमी की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बाकियों को शिक्षित करे, बाकियों को सही रास्ते पे चलाए, तब तो वो सही मायने में क्या माना जाएगा? शिक्षित माना जाएगा। शिक्षित, अब जैसे अब शिक्षित आदमी को देखते हैं लोग, उसको एक आइडियल समझते हैं। जो शिक्षित आदमी करता है समाज उसके पीछे पीछे चलता है। अब शिक्षित आदमी, अब जैसे अपन मानते हैं कि स्टेशन पे या कहीं देखते हैं अपन, बहुत साफ सुथरा स्टेशन होता है, चारों तरफ देखते हैं कहीं कहीं गंदगी पड़ी है। अब स्टेशन पे सब जाते हैं, सब शिक्षित लोग होते हैं ना, फिर वो गंदगी वहां क्यों है? क्योंकि शिक्षा तो है, नैतिक शिक्षा की कमी है। तो नैतिक शिक्षा उसके साथ में होनी चाहिए। ये तो हो गया शिक्षा। शिक्षा के बाद आता है स्वस्थ युवा। स्वस्थ युवा होगा तो देश सशक्त होगा। स्वस्थ कैसे? एक तो बॉडी से स्वस्थ होते हैं, है ना। स्वस्थ, एक स्वस्थ की परिभाषा क्या है? किसी आदमी को हम सामने से देखते हैं तो कब अपन बोलते हैं कि स्वस्थ है? एकदम हष्ट पुष्ट होता है। ये तो स्वस्थ की शारीरिक पैमाना हो गया। उसके बाद देखते हैं कि उसके विचार कैसे हैं। विचार भी स्वस्थ होने चाहिए। भाई इतिहास में काफी लोग स्वस्थ हुए हैं। पहले हिटलर बहुत स्वस्थ था कि नहीं? लेकिन उसने अपनी शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया? अन्याय अत्याचार फैलाने में। तो स्वस्थ का क्या है कि हम स्वस्थ तो हो, हमारे विचार भी साथ में स्वस्थ हो। स्वस्थ विचार, अच्छे विचार, जिनसे क्या हो कि हम एक आइडियल बने, मार्गदर्शक बने, जनता को एक अच्छी दिशा में लेके जाए। उस स्वस्थ होने की जो बॉडी में एनर्जी है, जो बॉडी की और माइंड की एनर्जी है, वो इस दिशा में ले जाए कि भाई संरचनात्मक कार्य में कुछ बनाने की दिशा में बना के बढ़े, है ना। तीसरा पॉइंट है कि अब युवा के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि स्वावलंबी युवा। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बताना चाहेगा? स्वावलंबी कोई बताना चाहेगा आप में से? स्वावलंबी का मतलब अपने बारे में, अपनी परिस्थिति देख के कि भाई मैं क्या हूं, मेरे लिए क्या बेटर है, मेरे पास क्या सुविधाएं हैं, क्या संसाधन है, उनका उपयोग कैसे करूं। आजकल आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक रूटीन चल रहा है कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो कोटा जाएंगे, तैयारी करेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे। कोटा में ही डॉक्टर बनते हैं और कहीं डॉक्टर बन नहीं सकते। सब ये मानते हैं ना। या जयपुर में जाएंगे या सीकर में जाएंगे, तैयारी वही हो सकती है, और तो जैसलमेर में तो नहीं हो सकती। मानते हैं ना सब, है ना। लेकिन स्वावलंबी युवा वो होता है
जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, अपनी परिस्थिति का आकलन करे, चारों तरफ देखे, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या संसाधन है, क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, क्या मेरे परिवार में वो सामर्थ्य है, क्या उपार्जन वो हो रहा है, क्या वो आजीविका हमारे पास है कि हम वहां तक जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कुछ कारणवश कोई परिस्थितियां परिवार में ऐसी है, तो खुद पे विश्वास रखें, जहां आप बैठे हैं वहीं से शुरुआत करें। कैसे? खुद की विशेषताएं देखें, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, अपने बेटरमेंट के लिए क्या कर सकता हूं, मेरी फैमिली को मैं बेटर क्या दे सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि हमें कहीं दूर जाके कुछ नहीं बनना है, जहां हम हैं वहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है? उसके बाद आता है शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र। शालीन का मतलब डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस टाइप से आप मानते हो कि डिसिप्लिन एक तो वो होता है जैसे आप अभी सब बैठे हैं कुछ नहीं बोल रहे, ये डिसिप्लिन है। अब यहाँ आप ये देख के डिसिप्लिन में है कि सब बैठे हैं यहाँ पे, तो आवाज नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा, वो शालीनता है, सब बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, प्रोग्राम में आए हैं, शांत हैं। यही डिसिप्लिन घर में भी हो, रोड पे चलते हुए भी हो, बस में ट्रेवल करते हुए भी हो, और स्कूल में भी हो, कॉलेज में भी हो, आपके चरित्र से डिसिप्लिन झलके। डिसिप्लिन क्या? समय पे उठना, समय पे सोना, हर गतिविधि को समय पे करना, अपना व्यवहार एकदम अनुशासन पूर्ण रखना। तो जब हम सब डिसिप्लिन में रहेंगे तो राष्ट्र अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। ठीक है ना? जहां चलेंगे वहां हमारे अनुशासन की परचम लहराएगा। एक और पॉइंट है भाई, युवा तो अब हम इतने सारी चीजें हमने ले ली, ठीक है, हम सशक्त भी हो गए, स्वस्थ भी हो गए, डिसिप्लिन भी हो गए। अब एक मेन पॉइंट आता है कि हम संवेदना हमारे अंदर कितनी। संवेदनशील युवा खुशहाल राष्ट्र, है ना? संवेदनशील का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को कितना फील कर सकते हैं। जैसे अभी हम दिन भर अखबारों में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की खबरें होती हैं, आज फला जगह भ्रष्टाचार हो गया, फला जगह किसी पे अत्याचार हो गया, फला जगह डकैती हो गई, चोरी हो गई। ठीक है, पढ़ते हैं ना खबरें। उन खबरों को पढ़ के हमारे मन में क्या भाव आए, कैसा भाव आए, संवेदना कितनी है हमारी प्रबल, कि हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए या उत्कंठा होनी चाहिए कि क्यों ये चीज हम बदल ना सके अपने आसपास। ठीक है, आप देख रहे हैं जीव जंतु को अपने आसपास, कहीं पशुओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं पेड़ पौधों पे, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अपने माइंड में ये थॉट्स आने चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो संवेदना बहुत जरूरी है आप सबके अंदर। अब ये सब पॉइंट्स तो आपने कर लिए, अब मेन पॉइंट आता है कि अपन इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़े। ठीक है ना? ये सारे गुण तो हमने डेवलप कर लिए, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है, तो उसके स्टेप्स क्या है, कैसे हम आज से शुरुआत कर सकते हैं इन सब चीजों की। तो हमारे दिया गया एक गोल्डन फॉर्मूला है यूएसए। यूएसए सुना है नाम ना? यूएसए सुन के क्या आता है? अमेरिका, लंदन, है ना, वहां सब बहुत जगह के नाम आते हैं ना दिमाग में। यूएसए, ये यूएसए थोड़ा अलग टाइप का यूएसए है ना। ये यूएसए यहाँ बैठे बैठे ही हो सकता है, अपने घर पे भी। यूएसए में पहला पॉइंट है उपासना, दूसरा है साधना, तीसरा है आराधना। क्या क्या होगा? उपासना, साधना, आराधना, है ना। उपासना से मन में क्या आता है भाई? किसी की उपासना करनी है। उपासना क्या है? उप प्लस आसन। उप प्लस आसन का मतलब किसी श्रेष्ठ के पास हम बैठ के आसन लगा के बैठ जाए। हम घर में करते हैं ना, सुबह से शाम, सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलता है मंदिर में जाके बैठते हैं, या अपने घर में छोटा सा कहीं पे अपन ने मंदिर बना रखा हो वहां बैठते हैं, उपासना करते हैं। हम उसके पास बैठते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? जब हम बैठते हैं, ध्यान करते हैं ना, उपासना मतलब बैठ के आप ध्यान कर रहे हो सिंपली, है ना। अब ध्यान करते हैं तो क्या होता है? ध्यान में विशेषता क्या है? जो अपन बैठते हैं तो अपन आंख बंद करते हैं तो सोचते हैं अपने बारे में, मैं कौन हूं, मेरे पास क्या चीज है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस रास्ते जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अपने बारे में होता है ना एहसास ध्यान में। ध्यान मतलब अकेले बैठना। किसके पास बैठना? खुद के साथ। ईश्वर तो एक प्रतीक है कि भैया फोटो लगा है सामने, आप उनको देख रहे हो, उनके पास बैठ रहे हो, है ना, कि भाई हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले वहां से। तो आपने उपासना में आप डेली बैठे, ठीक है, उपासना तो करोगे। जब आप आंख बंद करके उपासना में बैठोगे तो आपके माइंड में जो पॉइंट्स आएंगे, अब उसका सेकंड चरण आता है साधना। जब आप नियमित बैठना शुरू करोगे तो आपके अपने बारे में एहसास होगा कि भाई मैं कौन हूं, मेरे पास क्या क्या चीज है। आपको रियलाइजेशन शुरू होने लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरे पास क्या संसाधन है, क्या साधन है,
अब क्या संसाधन होते हैं अपने पास, उन संसाधनों को साधना कहलाता है। तो आप साधना कर सकते हो। अब हमारे पास क्या संसाधन है? एक व्यक्ति के पास एट ए टाइम 24 घंटे में क्या क्या संसाधन रहते हैं? उसके पास धन होता है ना, उसके पास विचार होते हैं, है ना, और उसके पास समय होता है अपना। अब उसको लगेगा कि जब वो बैठेगा तो उसे रियलाइज होगा कि मेरे पास पैसा कितना है, समय मेरे पास कितना है, मेरे पास विचार कौन कौन से दिन में 24 घंटे में मेरे विचार माइंड में आ रहे हैं। तो आप उनको साधना शुरू करोगे कि आप गलत और सही को छांटना शुरू करोगे। अगर आप बैठे हो तो आप सोचोगे कि हाँ मेरी इतनी आजीविका है, मैं इतना कमा रहा हूं, तो इसको मैं कैसे यूज करूं अच्छे के लिए, है ना। समय मेरे पास कितना है, दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से मैंने 6 घंटे 8 घंटे सोने में बिता दिए, उसके बाद उठा, दिनचर्या करी, अपने कॉलेज गए, वापस आए, हमारे पास 8 घंटे 6 घंटे बच रहे हैं। अब उस 6 घंटे को हम कैसे यूज करें, क्या एक्टिविटीज करें? तो वो क्या हो गया आपका समय का संयम। आप अनावश्यक समय को फिर खर्च नहीं करोगे, है ना। जो समय बचेगा आपको रियलाइज होगा कि भाई मेरे पास 4 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे में से मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा मेरा बिल्कुल वेस्ट जा रहा है इधर उधर घूमने में, फालतू की बातें करने में, या कोई ऐसा हम एक्टिविटी कर रहे हैं जो मैं नहीं करनी चाहिए, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उस टाइम को बचाना शुरू कर दोगे, है ना। और उसके बाद आपके विचार एक समय में दिन में 24 घंटे में बिलियंस ऑफ विचार आते हैं अपने दिमाग में पूरे लाइफ टाइम में। अब उन विचारों में से हमारे ऊपर है कि हम कौन सा विचार पिक करते हैं और कौन से विचार पे आगे बढ़ते हैं और कौन से विचार को छोड़ते हैं। जब आप उन विचारों को बारीकी से बैठोगे ध्यान में, तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे कौन से विचार अच्छे हैं जिनको अपनी जिंदगी में आगे लेके बढ़ना है और कौन से विचार गलत है ना। अब आपने ये 4 चीजें कर ली, आपकी उपासना हो गई, आप बैठ के ध्यान करने लगे, आपकी साधना हो गई, आपने संसाधनों को अपने साधना सीख लिया। अब आपको पता लग गया कि मेरे पास क्या क्या चीजें बचत है, क्या चीजें एक्स्ट्रा है जो मैं सरप्लस में यूज कर सकता हूं। वो पॉइंट आता है आराधना। आराधना किसकी करनी है? आराधना वर्ड से समझ में आता है कि भाई सब बोलते हैं ना, आपने आराधना वर्ड सबने सुना होगा। आराधना किसकी है? वेदों में उपनिषदों में कहा गया है कि संसार ही ईश्वर का एक प्रतीक है ना। सुना है ना कि जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारा देश है, समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, वो सब ईश्वर का ही प्रतीक है ना। तो उस प्रतीक की आराधना करनी है। कैसे आराधना करनी है? अब आपको दिख रहा है कि मेरे पास समय बचत है, तो मैं अपने एक्स्ट्रा समय का समाज के लिए कैसे यूज करूं, ठीक है, कैसे परिवार के लिए यूज करूं, क्या मैं अच्छा काम कर सकूं कि मेरा वो बचा हुआ काम समाज के भले के लिए काम आए, है ना। और उसके अलावा जैसे आपके पास एक्स्ट्रा धन बचा है तो आप अपने धन का एक नियमित छोटा सा हिस्सा लगा दें। अभी तो आप कमाने जाओगे, जो कमा रहे हैं, जो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स्ट्रा पैसा है तो समाज की किस भलाई के लिए। कई लोग गौशालाओं में दान देते हैं, कई लोग अच्छे अच्छे मूवमेंट्स के लिए दान देते हैं, कोई भवनों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, कोई किस चीज के लिए करते हैं, है ना, अच्छी अच्छी योजनाओं के लिए, कोई हेल्थ सेक्टर में अपने पैसे लगाता है। सब अपने अपने पैसे का चाहते हैं ना कि अच्छा यूज हो, समाज के लिए काम आए। तो वो चीजें जब आपके पास एक्स्ट्रा बचेगी तो आप समाज में आपका नाम अपने आप होने लग जाएगा। आप अच्छे काम करोगे, समाज में सब आपको जानने पहचानने लग जाएंगे और आप उस स्टेज पे आ जाओगे कि लोग आपको एक लीडर के रूप में देखना शुरू करें। लीडर बनना सबको पसंद है ना कि मैं लीडर बनूं। तो लीडर बनने की ये बेसिक गुण है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। 3 स्टेप्स: उपासना, साधना, आराधना। उपासना में क्या करना है? नियमित रूप से ध्यान करना है, बैठना है किसी शांत जगह पे, घर में मंदिर हो या बाहर कहीं मंदिर हो, शांत जगह पे जाके बैठना है, खुद से बात करनी है, स्वयं से, स्वयं को जानना है। साधना क्या हुई? अपने संसाधनों को साधना, अपनी जीवनचर्या को साधना। सुबह 4 बजे उठना या 6 बजे उठना, जब भी आप उठो, आप जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आप उस टाइम को, बचत टाइम को यूज कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो तो आप अपना पैसा बचाना शुरू करोगे, आपके पास पैसा बचना शुरू होगा, आपके विचारों पे आपका नियंत्रण होगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी। तो ये साधना होगी। और उसके बाद थर्ड टाइम जब आपके पास ये चीजें सरप्लस में रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास भाव आएगा कि इसको मैं कहाँ करूँ यूज, तो वहां आराधना आएगी। आप अपने आसपास सोसाइटी देखेंगे, अच्छे कामों में जाएंगे, जैसे यहाँ पे आए हैं, दिया में आए हैं, तो अभी हम सब जॉब वाले लोग हैं, आज संडे है, अपना सब टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अब जब यहाँ से आप जाओ तो आपके माइंड में ये यूएसए हमेशा रहना चाहिए। अब लोग आपको बोलेंगे यूएसए,
तो आपको ये रहना चाहिए कि हमारा वाला यूएसए अलग है। तो आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे ना कि यूएसए क्या है। यूएसए को जी के दिखाना है आने वाले टाइम में। क्या करना है, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। यू से, एस से साधना, ए से आराधना। अब ये चीजें आप सब कर लोगे, यहां से सीख के जाओगे। अब उसके बाद हमारी काफी योजनाएं चलती है, मैं उनसे आपको बता दूं। जैसे हम नशा मुक्ति की तरफ दिया के काफी प्रोग्राम्स होते हैं, हम गांव-गांव रैलियां करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं और नई नई जगह पे रैलियां होती है। ग्रामोत्कर्ष अभियान चलता है हमारा, उसमें हम गांव में जाके लोगों को अपने गुरुदेव के साहित्य वितरित करते हैं। और उसके बाद योग महोत्सव, योग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, जो भी मतलब अच्छी अच्छी एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं, जो हम लगता है कि लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में, वो सारी चीजों को हम जाके प्रमोट करते हैं। तो आप में से जिसके पास समय हो, आपको लगता है कि हम अपनी ऊर्जा को इस दिशा में लगा सकते हैं, उनका दिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ, हमारे साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलें, तो ये कारवां ऐसे बढ़ता रहे, लोग बढ़ते रहे और देश एक नई दिशा में चलना शुरू हो जाए। तो ये हमारा दिया का इंट्रोडक्शन है। बाकी आप और जानना चाहते हैं तो पर्सनली तौर पे मुझसे मिल सकते हैं, कभी भी मैं फ्री हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जिसको चाहिए होगी मैं दे दूंगा। और बाकी हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, इन सबसे आप जान पहचान आपकी हो ही गई है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले चरण के लिए दीदी को कहता हूँ।